इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद अपने दुश्मनों को कैसे अगवा करके कत्ल करती है। मूसाद अपने इन खतरनाक मिशंस को कामयाब करने के लिए कितना पैसा, वक्त और मेहनत सर्फ करती है। यूरोप में 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने वाले नाजियों का सफाया मूसाद के हाथों कैसे होता रहा। इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद के लिए ये मशहूर है कि उसका कोई भी दुश्मन अपनी कुदरती मौत नहीं मरता, क्योंकि मूसाद के सारे दुश्मनों को मूसाद ही मौत के घाट उतारती है। मूसाद एक पाकिस्तानी को अपना बड़ा दुश्मन मानती थी, लेकिन वो पाकिस्तानी कौन था जो इतनी शातिर और ताकतवर मूसाद से बचता रहा और अपनी कुदरती मौत मरा। मूसाद के खतरनाक और कामयाब मिशन में से एक ऑपरेशन फाइनल था, जो मूसाद ने 1960 में सरअंजाम दिया था। सन 1957 में मगरबी जर्मनी की रियासत हेसे के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद से राब्ता करके इतला दी कि लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ एकमान जिंदा हैं और वो अर्जेंटाइन में वाकई एक खुफिया अड्डे में मुकीम है। ये वो ही एडोल्फ एकमान थे जो एक तवील अरसे तक हिटलर की बदनाम जमाना रियासती खुफिया पुलिस गस्टापो में जूइश डिपार्टमेंट के सरबराह रहे। एडोल्फ एकमान के दौर में हिटलर और नाजियों की तरफ से फाइनल सॉल्यूशन के नाम से यहूदियों पर जुल्म पर मुबनी एक इंतहाई खतरनाक प्रोग्राम शुरू किया गया था। हिटलर के फाइनल सॉल्यूशन प्रोग्राम के तहत जर्मनी और दीगर हमसाया ममालिक में मुकीम हजारों यहूदी शहरियों को उनके घरों से हिरासती कैंपों में ले जाकर कत्ल करने का सिलसिला शुरू किया गया था। सन 1933 और सन 1945 के दरमियान नाजी जर्मनी हुकूमत और उनके हामियों की तरफ से होलोकास्ट के तहत तकरीबन 40 लाख से जायद यूरोपीय यहूदियों पर रियासती सरपरस्ती में मुनज़्ज़म तौर पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू हुआ और यहूदियों को कत्ल किया गया। दूसरी आलमी जंग में जर्मनी की शिकस्त के बाद एडोल्फ एकमान को 3 बार पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एडोल्फ एकमान हर बार गिरफ्तारी से बाल बाल बच निकले। मूसाद को अर्जेंटीना में एडोल्फ एकमान के क्याम की खबर वहां रहने वाले एक मकामी यहूदी से मिली, जिस यहूदी की बेटी और एडोल्फ एकमान के बेटे के दरमियान अफेयर चल रहा था। शुरुआत में इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद ने इस मालूमात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में जब मूसाद ने उसकी अपनी तरीके से छानबीन की तो उन्हें इस हकीकत पर यकीन आ गया। द कैप्चर एंड ट्रायल ऑफ एडोल्फ एकमान के मुसन्निफ लिखते हैं कि एडोल्फ एकमान भले ही लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे के अफसर रहे हों, ताहम नाजी दौर में उनका रुतबा किसी जनरल से कम नहीं था। उस अहदे पर रहते हुए एडोल्फ एकमान हिटलर के सबसे करीबी साथियों को बराह रास्त रिपोर्ट किया करते थे। अर्जेंटीना में एडोल्फ एकमान के रूपोश होने की खबर की तस्दीक होने के बाद इसराइल की मूसाद के सरबराह ने रफी इतान को इस मिशन का कमांडर मुकर्रर किया और रफी इतान को अहकामात जारी किए गए कि मूसाद के एजेंट एडोल्फ एकमान को जिंदा पकड़कर इसराइल वापस लाने की कोशिश करेंगे। अपने दुश्मन एडोल्फ एकमान को पकड़ने के लिए मूसाद की टीम ने अर्जेंटीना के कैपिटल ब्यूनस आयरस में एक घर किराए पर लिया और उस घर को खुफिया रखने के लिए कैसल का नाम दिया गया। उसी दौरान ये बात सामने आई कि अर्जेंटीना 20 मई को अपनी आजादी की 150वीं सालगिरह मनाएगा। उस खबर के सामने आने पर यह फैसला किया गया कि इसराइल भी अपने वजीर तालीम की क़यादत में एक वफद अर्जेंटीना भेजेगा। उसी इसराइली वफद को अर्जेंटीना ले जाने के लिए इसराइल की एयरलाइन ने अपने खुसूसी त्यारे विस्परिंग जायंट का इंतजाम किया। इस हवाले से मूसाद ने एक मंसूबा तैयार किया, जिसमें तय पाया कि इसराइली वजीर आज़म के इल्म में लाए बगैर एकमान को अगवा करके उस त्यारे में वापस इसराइल लाया जाएगा। मूसाद को यह भी कन्फर्म हो गया था कि एडोल्फ एकमान हर शाम तकरीबन 7:40 पर बस नंबर 203 के जरिए घर वापस आते हैं और फिर अपने घर पहुंचने के लिए थोड़ा फासला पैदल भी तय किया करते हैं। इस मामूल को मद्देनजर रखते हुए मूसाद ने मंसूबा बनाया कि ऑपरेशन फाइनल में 2 कारें हिस्सा लेंगी और एडोल्फ एकमान को एक कार में अगवा कर लिया जाएगा। तयशुदा टाइम पर जैसे ही एडोल्फ एकमान बस से उतरे तो उसे अगवा कर लिया गया। 20 मई की रात एडोल्फ एकमान को इसराइली एयरलाइन के कारकुन का लिबास पहनाया गया। जेफ जिक्रोनी के नाम से एक जैली शनाख्ती कार्ड उनके जेब में भी रखा गया और अगले दिन उनका त्यारा इसराइल में तिल अबीब में उतरा और ये खबर मूसाद ने इसराइल पहुंचने के 2 दिन बाद दुनिया के सामने रखी और फिर एडोल्फ एकमान पर यहूदियों को कत्ल करने का मुकदमा चलाया गया और कई माह तक चलने वाले 15 केसेस में एडोल्फ एकमान को कसूरवार पाया गया और आखिर में नाजी जर्मनी के लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ एकमान को सजाए मौत सुनाई गई। इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद का ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड भी एक खतरनाक और कामयाब मिशन समझा जाता है। साल 1972 का था और जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक्स खेलों के मुकाबले जारी थे। 5 सितंबर की रात को म्यूनिख ओलंपिक विलेज में इसराइली खिलाड़ी अपने फ्लैट में सो रहे थे कि अचानक पूरी इमारत मशीन गनों की आवाजों से गूंज उठी। ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 फलस्तीनी जंगजू खिलाड़ियों का लिबास पहनकर अपार्टमेंट में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 11 इसराइली खिलाड़ी और एक जर्मन पुलिस एहलकार हलाक हो गया। कई साल बाद जारी होने वाली इसराइली पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इसराइल ने उस वक्त दरअसल क्या करने का मंसूबा बनाया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त की इसराइल की वजीर आजम गोल्डा मीर ने जवाबी कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जिसके इंचार्ज मूसाद के उस वक्त के सरबराह थे। साइमन की किताब वन डे इन
सितंबर में बताया गया है कि किस तरह इसराइल ने इस ऑपरेशन की तैयारी में एक तवील वक्त सर्फ किया ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में छुपे म्यूनिख के हमलावरों का पता चल सके। उस वक्त के मोसाद के सरबराह साइमन लिखते हैं कि 16 अक्टूबर 1972 को एजेंट्स ने पीएलओ इटली के नुमाइंदे अब्दुल वाइल ज़ुवेतर को रोम में उनके घर में गोली मारकर हलाक कर दिया, जो एक तवील अरसे से जारी मुबैना इसराइली इंतकामी कार्रवाई का आगाज था। उसके बाद 9 अप्रैल 1973 को मोसाद ने बेरूत में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें इसराइली कमांडोज मिसाइल कश्तियों और गश्त करने वाली कश्तियों में रात को लिबनान के एक सुनसान साहिल पर पहुंचे। अगली दोपहर तक ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां और अल फतह के इंटेलिजेंस विंग के सरबराह मोहम्मद यूसुफ, कमाल अदवान और पीएलओ के तर्जमान कमाल नासर हलाक हो चुके थे। मोसाद ने ये कार्रवाई अगले 5 साल तक जारी रखी, जिसमें मोसाद ने ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान को एक एक करके मारा। शाम पर मोसाद के कंट्रोल को भी मोसाद की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है। शाम और इसराइल के तल्लुकात 1960 की दहाई में खासे खराब थे। इसराइल की शुमाली सरहद पर रहने वाली आबादियों को गोलान की पहाड़ियों पर शामी फौज की तरफ से बार बार धमकियां मिल रही थीं, जिससे इसराइल में बेचैनी बढ़ रही थी। शाम में इसराइल के खिलाफ बनाए जाने वाले खुफिया सियासी और फौजी मंसूबों का पता लगाने और सही खबरें निकालने के लिए शाम के अंदर इसराइल को एक एजेंट की जरूरत थी और उसके लिए बिलाखिर एक शख्स को तलाश कर लिया गया। मिस्र में पैदा होने वाले एली कोहन शामी निजाद यहूदियों के बेटे थे। एली कोहन ने उससे कबल इसराइली खुफिया एजेंसी में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार एली कोहन को मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन 1960 में मोसाद ने एली कोहन को बतौर जासूस भर्ती करने का फैसला किया और एली कोहन को जासूसी की तरबियत देना शुरू कर दी। उसके बाद एली कोहन को शामी वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर अपनी नई शनाख्त बनाने के लिए अर्जेंटीना भेजा गया। वहाँ एली कोहन ने खुद को शामी तारकीन वतन की बहुत सी तंजीमों और ग्रुपों में शामिल करवा लिया। उस दौरान एली कोहन ने जहाँ सिफारतकारों, सियासतदानों और आला फौजी अफसरान से दोस्ती की, वहीं एली कोहन का दोस्त एक ऐसा शख्स भी बना जो बाद में शाम के सदर के ओहदे पर फायज हुआ। सन 1962 में शाम की सियासी जमात बाथ ने शाम में हुकूमत बनाई और एली कोहन को उसी मौके की तलाश थी। अर्जेंटीना में अपने तल्लुकात का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एली कोहन शाम में बहुत से आला हुकाम के दोस्त बन गए। एक वक्त में एली कोहन को डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का उम्मीदवार भी समझा जाता था और एली कोहन दमशक में किसी भी किस्म के तिजारती मुआहदे या डील कर सकते थे। ये वो दौर था जब एली कोहन ने शामी अफसरान को महंगे तहफ और महंगे शराब तोहफे में देते हुए उनसे तमाम इंटेलिजेंस मालूमात जमा की और वो मालूमात एली कोहन ने मोसाद तक पहुंचाई। उसी एक मालूमात में एली कोहन ने सन 1964 में इसराइली हुकूमत को आगाह किया कि शाम दरियाए उर्दन के करीब एक बड़ी नहर बनाकर दरअसल इसराइल की पानी की सप्लाई मुनक़ता करने का मंसूबा बना रहा है। मोसाद ने ये इतला इसराइल की हुकूमत तक पहुंचाई और फौरी तौर पर इसराइली तैयारों ने पानी के मोड़ने वाले आलात और कैंपों पर शदीद बमबारी करके शाम के उस मंसूबे को नाकाम बना दिया। एली कोहन ने शामी हुकूमत में ऐसी मुदाखलत की थी कि वो एक बार शाम इसराइल सरहद का मुआयना करने गए और कई दिनों तक शाम के आला फौजी अफसरान के पास बैठक जमाई। उसी दौरान शाम की सरहदी हिफाजत की मुकम्मल तफसीलात और फौज की असल तादाद और ताकत की खुफिया मालूमात मोसाद को पहुंचाई। बार बार इंटेलिजेंस के अफशा होने से मायूस होकर शाम की इंटेलिजेंस ने अपने इत्तेहादी सोवियत यूनियन के हुकाम से मदद ली। सन 1965 में एली कोहन को शामी और सोवियत हुकाम ने इंतहाई हसास सुराग रसां आलात का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को इंटेलिजेंस पैगाम भेजते हुए पकड़ लिया और फिर कोहन को सजाए मौत सुनाई गई और शाम के दारुल हुकूमत दमशत के वस्त में फांसी दी गई। लेकिन एली कोहन को आज भी इसराइल में एक मुहब्बे वतन हीरो के तौर पर याद किया जाता है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के ईरान के खिलाफ मिशंस को भी कामयाब तरीन मिशंस करार दिया जाता है। जैसा कि इसराइल और ईरान के तल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं, खासतौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तो ये तल्लुकात बदतरीन ही जाने जाते हैं। सन 2012 में शाया होने वाली किताब मोसाद इसराइल की खुफिया सर्विस के अजीम मिशन में न सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इसराइल की इंटेलिजेंस कोशिशों का जिक्र किया गया है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि मोसाद ने किस तरह जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह हकीकी जिंदगी में खतरनाक मिशन अंजाम दिए। उस किताब के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए इसराइल ने ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को सबूताज करने की कोशिश की। इस मकसद के लिए मोसाद ने मशरकी यूरोपीय फ्रंट कंपनियां कायम की। उन कंपनियों ने ईरान को नाकस इंसुलेशन फरोख्त की, जिसके इस्तेमाल की वजह से ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस बेकार हो गए। उसी तरह जनवरी 2010 में मोसाद की तरफ से ईरान के जौहरी प्रोग्राम के एक मुशीर को उनकी कार के करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल में छुपाए गए एक धमाका खेज आले से हलाक कर दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2011 में ईरानी जौहरी मंसूबे के सरबराह अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि उनके करीब से गुजरने वाले एक मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटा सा आला चिस्पा कर दिया। चंद सेकंड के बाद वो आला फट गया, जिससे ईरानी एटमी साइंसदान हलाक और उनकी अहलिया जख्मी हो गई थी।
ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ 2021 میں ایک ایرانی جوہری سائٹ پر یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب ایک بڑے دھماکے سے اس جگہ کی بجلی مکمل طور پر منقطع ہو گئی۔ ماہرین کی رائے ہے کہ بجلی کی کٹوتی موساد کا کام تھا، اور اسی طرح اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اپنی دیرینہ دشمن حماس سے کیسے بدلے لیتی رہتی ہے۔ 15 دسمبر 2016 کو حماس کے ایک کمانڈر محمد الزواری کو تیونس کے شہر صفیکس میں ان کی رہائش گاہ کے قریب چلتی کار سے چلائی جانے والی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تقریباً ایک سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پر تیونس میں مقیم اپنے اس کمانڈر کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا۔ حماس کے کمانڈر زواری ایک پیشہ ور ایروناٹیکل انجینئر تھے جنہوں نے حماس اور مبینہ طور پر حزب اللہ کے لیے مختلف قسم کے ڈرون ڈیزائن بھی کیے اور بنائے بھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حماس کے زواری نے بغیر پائلٹ کے ایک بحری جہاز بھی ڈیزائن کیا تھا جو پانی کے اندر سے دوسرے جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حماس کے ہائی ٹیک ہتھیاروں کے ماہرین کی ہلاکت کو اس سے پہلے کی کارروائیوں سے مختلف کہا جاتا تھا، کیونکہ موساد نے نہ صرف حملہ آوروں کو بلکہ ان کے پیچھے موجود سپورٹ سسٹم کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے یہ مشہور ہے کہ موساد کے دشمن اپنی موت نہیں مرتے، کیونکہ موساد ہی انہیں موت کے گھاٹ اتارتی ہے۔ لیکن جب اکتوبر 2021 میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وفات ہوئی تو اسرائیلی اخبارات میں یہ شہ سرخیاں لگنے لگیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ واحد موساد کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی قدرتی وفات پائی، ورنہ موساد اپنے ہر دشمن کو ڈھونڈ کے اذیت ناک موت دیتی رہی ہے۔